आप सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों, कल हम आपको मेटल एक्सट्रैक्शन टॉपिक पढ़ा रहे थे, अर्थात धातु निष्कर्षण। किसी अयस्क से किसी और से मेटल किस प्रकार गेट कर सकते हैं, इसकी कुछ प्रोसेस हैं, कुछ विधियां हैं, जिन सभी को मिलाकर मेटल एक्सट्रैक्शन या धातु निष्कर्षण कहा जाता है। तो बच्चों, कल मैंने आपको पृथ्वी से और किस प्रकार प्राप्त करते हैं, उसको किस प्रकार से पीसा जाता है, बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में बदला जाता है, उसके बाद उसका कंसंट्रेशन यानी उसमें से मिट्टी कंकड़ आदि को अलग करके उसकी मात्रा को किस प्रकार से बढ़ाया जाता है, ये कुछ विधियां बताई थी जो मेटल एक्सट्रैक्शन की फिजिकल मेथड के अंतर्गत आती हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रोसेसिंग जो हम मेटल एक्सट्रैक्शन के दौरान करते हैं वो क्या है। तो इस प्रकार से जो अयस्क हमारा सांद्रित अयस्क है उसमें फिर कौन कौन सी रासायनिक क्रियाएं करें ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले अयस्क से सल्फर और आर्सेनिक जैसी इम्प्योरिटीज दूर करने के लिए अयस्क को भर्जित किया जाता है और इस क्रिया को भर्जन या रोस्टिंग कहते हैं। भर्जन या रोस्टिंग। भर्जन या रोस्टिंग में अयस्क को किसी हाई टेम्परेचर पर वायु की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। यह उच्च ताप उस मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से कम ही होना चाहिए, यानी कि हाई टेम्परेचर तो रखना है, लेकिन जो हम मेटल गेट कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, उसके मेल्टिंग पॉइंट यानी उसके गलनांक से इस ताप को कम रखा जाता है। तो डेफिनेशन हुई कि उच्च ताप पर अयस्क को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करना रोस्टिंग या भर्जन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जिंक सल्फाइड, इसको हम इन द प्रेजेंस ऑफ एयर गर्म कर रहे हैं, तो ये जिंक ऑक्साइड 2ZnO में चेंज हो रहा है और साथ ही कुछ ऑक्सीजन निकल रही है। तो इन क्रियाओं के द्वारा सल्फर और आर्सेनिक जैसे जो इम्प्योरिटीज हैं उनको दूर किया जाता है और यह अयस्क अब भर्जित या रोस्टेड और कहलाता है और ये संपूर्ण क्रिया भर्जन की क्रिया कहलाती है। इसी के साथ साथ अयस्कों से नमी, मॉइस्चर या कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों को दूर करने के लिए उनको निस्तापित किया जाता है और क्रिया का नाम निस्तापन है। निस्तापन अंग्रेजी में इसको कैल्सिनेशन कहते हैं। कैल्सिनेशन। इन क्रियाओं में अयस्क को उच्च ताप पर, टेम्परेचर तो अधिक ही रखना है, हाई टेम्परेचर पर, उच्च ताप पर, लेकिन वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। और ऐसा करने पर जो अयस्क है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर आदि रिड्यूस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, इसको एयर की एब्सेंस में हम गर्म कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर पर गर्म कर रहे हैं, तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और इस क्रिया को निस्तापन या कैल्सिनेशन कहा जाता है। इन क्रियाओं के बाद अयस्क की स्मल्टिंग या प्रगलन किया जाता है
प्रगलन के लिए एक बड़ी वात्य भट्टी, जिसको अंग्रेजी में ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं, उसका यूज़ किया जाता है। बड़ी क्लासेस में 11th 12th क्लासेस में आप उन फर्नेसेस के बारे में अच्छे से डिटेल्स पढ़ेंगे। तो एक बड़ी भट्टी में, बड़ी वात्य भट्टी में अयस्क को लेकर उसमें कार्बन कोक मिलाकर और कोई उचित गालक, गालक मीन्स फ्लक्स, वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित इम्प्योरिटीज को गला देते हैं, गालक कहलाते हैं। तो ये तीन चीजें मिलाकर अयस्क प्लस कोक, कोक मीन्स कार्बन, प्लस कोई उचित गालक, और एक बड़ी ब्लास्ट फर्नेस में इनको डाल दिया जाता है। हाई टेम्परेचर पर क्रिया होती है और जो हमारा अयस्क निस्तापित होकर, भर्जित होकर ऑक्साइड की फॉर्म में है, इसका वहाँ पर रिडक्शन हो जाता है, यानी अपचयन हो जाता है। और अपचयन की इस क्रिया के बाद अयस्क से मेटल प्राप्त हो जाती है और ये समस्त क्रियाएं मिलाकर स्मल्टिंग या प्रगलन कहलाती है। तो प्रगलन में होने वाली क्रियाएं कैसे हैं, ध्यान दें। प्रगलन, स्मल्टिंग। प्रगलन की क्रिया ब्लास्ट फर्नेस में, वात्य भट्टी में कराई जाती है और वात्य भट्टी में अयस्क, कोक और गालक मिलाकर गर्म करते हैं, जिससे जो हमारे मेटल ऑक्साइड्स हैं उनका रिडक्शन हो जाता है, अपचयन हो जाता है और अपचयन होने के कारण हमें मेटल यानी धातु प्राप्त हो जाता है। और ये मेटल हमें भट्टी की तली में प्राप्त होती है और जो धातुमल यानी स्लैग है वो धातु के ऊपर तलैक्ट हो जाता है। यहाँ से हमें गलित धातु और यहाँ से हमें धातुमल की प्राप्ति होती है। और रिएक्शंस, जिंक ऑक्साइड कार्बन यानी कोक से रिएक्शन करके जिंक प्लस सी बना लेता है। यही जिंक है जो हमें धातु के रूप में भट्टी की तली पर नीचे वाले निकास द्वार से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से संपूर्ण क्रिया मेटल एक्सट्रैक्शन की कंप्लीट हुई। जितने भी भौतिक और रासायनिक स्टेप्स इसमें आते हैं, अयस्क से धातु प्राप्त करने में, से मेटल प्राप्त करने में, वो आपके कंप्लीट हुए। और इसी के साथ एक इम्पोर्टेंट बात ये है बच्चों कि इस प्रकार जो हमें धातु प्राप्त हुई वो अच्छे से प्योर शुद्ध नहीं होती, उसका शोधन करना आवश्यक होता है। और शोधन की कुछ विशेष विधियां हैं जिन्हें मैं बताऊंगी। धातुओं के शोधन की विद्युत अपघटनी विधि का मैं यहीं पे आपको डिस्क्रिप्शन दूंगी, सभी बच्चे ध्यान से देखिए। विद्युत अपघटनी विधि द्वारा धातुओं का शोधन। तो इस विधि में विद्युत अपघटनी विधि द्वारा धातुओं का शोधन। इस विधि में बच्चों सबसे पहले हमको एक डायग्राम ड्रॉ करना है जो इस प्रकार है। एक बड़ा टैंक, एक बड़ा टैंक लेंगे और इस टैंक में जिस धातु का हमें शोधन करना है उसकी एक बड़ी रोड लेंगे और इस रोड को एनोड बना
जिस प्रकार फॉर एग्जांपल हम कॉपर धातु का शोधन कर रहे हैं तो अशुद्ध तांबे की छड़ का ये एनोड, अशुद्ध सील का एनोड बना देगा। इसी के साथ साथ शुद्ध तांबे की एक पतला तार अपने पास से, शुद्ध सील का पतला तार अपने पास से लेंगे जिसको हम कैथोड कहेंगे, कैथोड। इस टैंक के अंदर, इस सेल के अंदर जिस धातु का हम शोधन कर रहे हैं उसी धातु के लवण का, साल्ट का जलीय सॉल्यूशन भर लेंगे। जैसे यहाँ कॉपर के शोधन में हमने कॉपर सल्फेट विलयन भर लिया है। इसी के साथ साथ इसको हम बैटरी से जोड़ते हैं। बैटरी से इसको हमने जोड़ दिया और धातु के शोधन का जो प्रोसेस है विद्युत अपघटन, उसको करने की तैयारी की। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको विद्युत अपघटनी विधि से धातुओं के शोधन का ये डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम का आपको नामांकन भी करना है और कल अगली वीडियो में मैं किस प्रकार से ये प्रोसेस कंप्लीट होता है इसके बारे में आपको मैं डिटेल बताऊंगी। सभी बच्चे आज का होमवर्क करके लाएंगे, वीडियो को ध्यान से देखेंगे। धन्यवाद।